Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. So, students, let's go ahead and start a new chapter that is going to be heredity and evolution. तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रेड 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है और इस चैप्टर को अब हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो लेट्स मूव अहेड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विद अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर थॉट दैट यू लुक लाइक योर पेरेंट्स? मतलब आपने ये चीज देखी होगी कि आप जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, राइट? मतलब हम किसी भी फैमिली फंक्शन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि ओके योर आईज आर जस्ट लाइक योर मदर, your nose is like your father, something like that. I have got such compliments from a lot of people कि I have some similarities in terms of my facial features with my mother and with my father. तो बात ये आती है कि ये जो सिमिलरिटीज हैं, आप देख सकते हैं कि जो जैसे कि अब यहाँ पे ये पेरेंट्स शो है, इनका जो ऑफिस स्प्रिंग है यानी इनका जो बेबी है वो कहीं ना कहीं इनकी तरह दिखाई दे रहा है, राइट? सिमिलरली हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग के केस में जो पपी है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज होती हैं। प्लांट्स के केस में भी हम देखते हैं या फिर जिराफ के केस में, एनिमल्स के केस में भी ये सारी चीजें जो है वो नोटिस होती हैं। तो यानी कुछ ऐसा है, कुछ तो है जो एक्चुअली जो है जो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि बच्चा तभी पेरेंट्स की तरह दिखाई देगा, राइट? तो इस तरीके से जो है इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल बी लाइकिंग दिस चैप्टर अ लॉट। लेट्स मूव अहेड। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हेरिडिटी की तरफ। तो हेरिडिटी की जहां मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो हेरिडिटी में एक इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं टैगलाइन है, दैट इज लाइक बिगेटिंग लाइक। यानी हम सब जानते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्पीशीज हैं आप कह सकते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने कंटिन्यूएशन के लिए यानी अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करती हैं, उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स ये दो तरीके का होता है, हम जानते हैं। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस तरीके से दो रिप्रोडक्शन जो है वो होते हैं। ठीक है, तो जब हम अभी रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में हम देखते हैं कि हेरिडिटी, एक्चुअली हेरिडिटी में लाइक बिगेटिंग लाइक का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं यानी कोई ऐसा पार्ट है जो हमारे पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। अब लाइक बिगेटिंग लाइक लाइक का क्या कॉन्सेप्ट है वो ये है स्टूडेंट्स कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्पैरो दिखाई दे रहा है, राइट? स्पैरो क्या है, बर्ड है। तो यहाँ पे जो एग्स हैं स्पैरो के, राइट, ये जो है पर्टिकुलरली हैच होकर के किसमें हैच होंगे, ये हैच होंगे स्पैरो में ही। यानी ऐसा नहीं है कि स्पैरो की बजाय क्रो डेवलप हो जाएगा, नहीं। यानी मतलब जो स्पैरो के जो एग्स हैं दैट विल गिव राइज टू स्पैरो ओनली। सिमिलरली यहाँ पे जब हम प्लांट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स के केस में हम देखते हैं ये क्या है, सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स ऑफ व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट के जो सीड्स हैं ये हैं, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर गिविंग राइज टू व्हीट ओनली, व्हीट को ही अराइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉग है, डॉग इज गिविंग राइज टू पप्स या पपी ओनली। इस तरीके से जो है वो डेवलप होता जा रहा है। हेरिडिटी के केस में हम देख रहे हैं कि लाइक बिगेटिंग लाइक, लाइक जो है वो आप देख सकते हैं कि एग्स जो है वो हैचो करके स्पैरो बना रहे हैं, और वीट के जो सीड प्लांट्स हैं वो जो है सीड्स जो हैं वीट प्लांट्स के वो वीट को अराइज। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सिमिलरिटीज हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, यानी जो एग्स हैं वो सेम सेम ही ऑर्गेनिज्म को अराइज कर रहे हैं। तो यानी
कोई तो ऐसा कैरेक्टर होगा या कुछ तो ऐसा पार्ट होगा जो हमारे पेरेंट्स से जो है वो ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और इसी पूरी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर ही जो है वो हेरिडिटी बेस्ड है। So let's move ahead, students, and understand more about this concept. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हेरिडिटी के बारे में, तो हेरिडिटी के केस में हम देखते हैं कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रांसमिट, यानी जो ये जो कैरेक्टर हैं वो जाते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं, यानी वो एक जनरेशन से, यानी पेरेंट से जो है वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। तो ये जो ट्रांसमिशन है उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जो कि हम ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट्स के केस में देखते हैं। यानी देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने वाली है वो ये कि हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, राइट। रिप्रोडक्शन होता है भाई, कंटिन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके केस में हम देखते हैं आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो ट्रांसफर होती है, यानी आइडेंटिकल होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग में। अब बात आती है कि आइडेंटिकल, दो वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, आइडेंटिकल और सिमिलर। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है भाई, आइडेंटिकल भी ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब सेम सेम चीज, लेकिन सेम नहीं। आइडेंटिकल की जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत ही माइन्यूट कह सकते हैं आप, नेग्लिजिबल डिफरेंसेस होते हैं। एक वर्ड होता है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना लिख के बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ही बारीक डिफरेंसेस जो है वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और सिमिलर की जब हम बात करते हैं, तो सिमिलर के केस में क्या होते हैं कि वेरिएशंस, यानी यहाँ पे जो है वो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं ऑफ स्प्रिंग में और पेरेंट्स में, पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में जो है जो ये सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं, ये जो है वो फर्दर ट्रांसफर होती है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ इसमें ऐसी भी चीजें देखी गई हैं जो सेम नहीं होती, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ करके बाकी जगहों पे, राइट, तो उनमें जो है वो हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। और इन डिफरेंसेस को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएशंस बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है, वेरिएशंस। वैसे जनरली भी हम वेरिएशंस का टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। So let's move ahead and understand and unfold this whole important concept. I hope you all are like enjoying this important topic. Let's move ahead and understand about the variations. तो जब मैं वेरिएशंस की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये वो रॉ मटेरियल्स होते हैं इवोल्यूशन के। इवोल्यूशन के एक तरीके का एक रॉ मटेरियल है, एक तरीके का एक बिल्डिंग मटेरियल है जो होता है। और एक्चुअली जो है, जो लाइफ जो अर्थ पर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप जानते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई ऑर्गेनिज्म लिया, बी, एक बी ऑर्गेनिज्म लिया, और उसमें भाई ये जो बी ऑर्गेनिज्म है इसको जो है सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसमें क्या करा मैंने, कुछ चेंजेस कर दिया और अब ये बन गया बी। अरे ये पहले क्या था, सिंपल था, सीधा सादा सा था, सीधा सादा बच्चा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसमें कुछ वेरिएशंस आने स्टार्ट हो गए, कुछ ये मॉडिफिकेशंस आने स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद जो है इसमें और वेरिएशंस आने स्टार्ट हो गए। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना स्टूडेंट्स, ये जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये क्या होता जा रहा है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी ये फर्दर जो है वो डेवलप होता चला जा रहा है। बेसिकली कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे चेंजेस जो है वो उसमें डेवलप हो रहे हैं, ताकि ये एक बेटर और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, राइट। स्लो मतलब हल्के हल्के, और स्टेडी मतलब कंसिस्टेंटली, लगातार। आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, लगातार और स्लो, हल्के है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता चला जाता है सिंपल फॉर्म से, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर जो इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोला जाता है इसको, इवोल्यूशन। यानी हर पर्टिकुलर एक बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट
एग्जैक्टली नहीं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, ताकि वो आसानी से सरवाइव कर पाए। तो उसमें जो मॉडिफिकेशन यानी जो चेंजेस होते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। यानी एक स्टेप से जब वो दूसरे स्टेप पे जा रहा है, तीसरे स्टेप पे जा रहा है, तो जो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो एक तरीके के आप कह सकते हैं परिवर्तन आते चले जा रहे हैं, सो दैट इट कैन सर्वाइव बेटर, ताकि वो आसानी से और बेटर वे में सर्वाइव कर सके, राइट? तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। व्हाट वी कॉल इट एज इवोल्यूशन। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो अब हम बात करते हैं डार्विन की। तो डार्विन जो है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो इवोल्यूशन की इवोल्यूशन की जो ब्रांच है उसमें दिया है। ठीक है, तो डार्विन ने जो है इवोल्यूशन को बोला डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी यानी इसमें जो है हम देख रहे हैं कि ये जो डार्विन है, इन्होंने ये बताया था कि इसमें जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है एक सिंपल फॉर्म में था, लेकिन जब वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता चला जा रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक जिराफ है, राइट? जिराफ के बारे में आप देख सकते हैं, ये क्या है? जिराफ पर्टिकुलर एनिमल है। तो जिराफ की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो नेक है, ये क्या है? छोटी नेक है। नेक क्या है? छोटी सी गर्दन है। तो इसको क्या है, इन प्लांट्स को खाने में, प्लांट्स क्या है भाई स्टूडेंट्स? प्लांट्स जो है वो हाइट पर है, प्लांट्स ऊंचे हैं। तो अब जब इसको वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट्स को खाने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी ये क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। यानी ये एक तरीके से संघर्ष कर रहा है, आप कह सकते हैं संघर्ष कर संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है ये। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये जो जिराफ है वो अपने प्लांट तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्योंकि उसकी नेक छोटी है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कीपिंग इट्स नेक स्ट्रेचिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नेक क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई, लंबी हो गई नेक, राइट? ताकि वो आसानी से जो हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वहां तक पहुंच सके, राइट? तो उसने अपनी नेक को क्या कर लिया? स्ट्रेच कर लिया, ताकि वो आसानी से उस प्लांट तक पहुंच सके, उस प्लांट को खा सके। और इट कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग, और ये लगातार जो है वो स्ट्रेच होता रहा, और स्ट्रेचिंग करके वो एक प्रोग्रेसिवली लॉन्गर नेक पे आ गया, ताकि उसको जो आसानी से जो है वो प्लांट्स मिल पाए। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? बेटर सर्वाइवल के लिए हो रही हैं, ताकि आसानी से जो है वो प्लांट्स को वो ले सके। ये जो मॉडिफिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से बोला गया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ताकि कुछ डिसेंट चेंजेस आए। हालांकि ऑर्गेनिज्म क्या होता जा रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या था? सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, सिंपल वन। फिर उसके बाद टू आया, थोड़ी नेक स्ट्रेच हुई, फिर थोड़ी और नेक स्ट्रेच हुई, फिर थोड़ी और नेक स्ट्रेच होती चली गई। अब ये क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता चला गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये एक तरीके से क्या होता जा रहा है? सर्वाइव कर रहा है फिट रहने के लिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सो दैट इज अबाउट डार्विन, कि किस तरीके से डार्विन ने डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया। तो इस तरीके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से मतलब क्या है? ताकि जो है स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि जब जिसकी नेक जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लंबाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो भैया अब ये तो फिट होता चला जा रहा है, कह रहा है भाई मैं तो अब जग्गू दादा बन गया, मैं तो आसानी से प्लांट्स को खा सकता हूँ, राइट? तो एक तरीके से क्या कर रहा है? बेटर वे में सर्वाइव होते चला जा रहा है। और यही जो इसका जो ये जो कैरेक्टर है, बेसिकली जो नेक की जो स्ट्रेचिंग हुई है, ये आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती चली जाएगी, ताकि ये क्या कर सके? इसकी जो जनरेशन है वो सर्वाइव कर सके एक बेटर वे में, राइट? एक बेटर वे में सर्वाइव कर सके। So that is about Darwin, and that is about descent with modifications. Let's move ahead and understand more about this concept. तो बेसिकली ये जो वेरिएशंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम वेरिएशंस जो देखते हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? अब बात आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब मैं बात करती हूँ, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है? सिमिलैरिटीज होती है,
ठीक है। सिमिलरिटीज होती हैं। अब ये जो सिमिलरिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा इनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे से हल्के हल्के से डिफरेंसेस भी हमें दिखाई देते हैं, राइट। बेसिकली इसको हम आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस हमें दिखाई, सिमिलरिटीज भी होती है साथ में वेरिएशंस भी होती है। सिमिलर वेरिएशंस यानी बेसिकली चेंजेस, या आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस। ठीक है। तो अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी जो ये परिवर्तन, आप इसको चेंजेस को, वेरिएशंस को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। ठीक है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, राइट, वेरिएशंस जो आ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बेस्ट सूटेड करने के लिए, बेटर सूट करने के लिए, ताकि जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, जो भी कंडीशंस है, उनमें अच्छे से सर्वाइव करने के लिए जो है ये वेरिएशंस आते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये वेरिएशंस जो है वो इक्वल चांस है सर्वाइव करने के लिए, इक्वल बेटर इक्वल चांस है, सारे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं तो सभी वेरिएशंस को इक्वल चांस मिलता है। ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ उसमें कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ नहीं क्वालिफाई कर पाते, यानी उनमें कुछ कुछ ना कुछ कमी है, यानी उनको और बेटर बनना है। सिमिलरली ये जो वेरिएशंस हैं स्टूडेंट्स, इनमें भी जो है वो क्या सभी वेरिएशंस जो है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं? नहीं। तो वेरिएशंस जो कि बेस्ट सूटेड होते हैं, बेटर सूटेड होते हैं प्रिवेलिंग कंडीशंस में, जो भी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए, जैसे कि अभी हमने जिराफ के केस में देखा कि नेक की जो स्ट्रेचिंग हुई है वो किसके लिए हुई है, ताकि वो एक बेटर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन सके, वो आसानी से पेड़ों को खा सके और अपना सर्वाइवल और अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, राइट, आसानी से सर्वाइव कर सके, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकि वो फिट भी रहे और आसानी से सर्वाइव कर जाए। बेसिकली स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को हटाने के लिए, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस से लड़ने के लिए, इस स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को के पार्ट को हटाने के लिए ये जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आया। तो स्टूडेंट्स ये था वेरिएशंस के बारे में। तो जो बेस्ट सूटेड हैं, जो बेटर हैं भाई, जो कह रहे हैं कि भाई ये नहीं तो मतलब ये अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब मैं अगर स्ट्रगल करूंगा तो मेरे सर्वाइवल के लिए मैं कुछ चेंजेस वेरिएशंस को जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाऊंगा ताकि मैं आसानी से सर्वाइव कर सकूं, उन वेरिएशंस को जो है वो नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है, बेसिकली जो एनवायरमेंट जो है वो उसको सिलेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। तो ये था एक स्मॉल पार्ट, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है। और अब हम चलते हैं इस पूरे हेरिडिटी और वेरिएशंस के संसार को समाने के लिए, और ये जो समा रहा है वो समा रहा है भाई जेनेटिक्स में। जी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये इट इज यूज्ड बाय बार्टिसन। बार्टिसन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन दिया है इन 1905, और इन्होंने जेनेटिक्स में जो है वो जेनेटिक्स को डिस्क्राइब किया है और इस मैकेनिज्म के बारे में बताया, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में जो है वो इस कॉन्सेप्ट को वो आगे लेके गए हैं। तो जेनेटिक्स एक वो साइंस की ब्रांच है स्टूडेंट्स जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में समझते हैं, उनके बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो बार्टिसन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उसके अलावा जो जेनेटिक्स के जो फादर हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का जो एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जेनेटिक्स की आधारशिला रखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ग्रिगोर जॉन मेंडल। और इनके बारे में मतलब जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि जेनेटिक्स में अगर बात करें तो जितना जो ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने दिया है, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, और इट्स रियली ब्यूटीफुल टू सी हिज वर्क। और उसके बारे में आज हम अनफोल्ड भी करेंगे, एंड दैट इज द रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये थे ग्रिगोर जॉन मेंडल। लेट्स मूव अहेड और लेट्स डाइव डीपर टू नो व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसमिट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो भाई अभी तक हमने डिस्कस किया भाई ऐसे ऐसे भाई चीज जो है, कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, बच्चे जो है वो पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है वो सिमिलर है। तो अब बात ये आती है कि कौन सा ऐसा पार्ट है, क्या ऐसी चीज है जो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो वो जानते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इन हेरिडिटरी ट्रेट्स की बात करते हैं, बेसिकली जो वो गुण है, आप कह सकते हो ट्रेट्स को आप गुण भी लिख सकते हो, गुण जो है ना, गुण,
गुण जो है वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से जो है वो ऑफस्प्रिंग में। वो किसके थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स? गैमीट्स के थ्रू होते हैं। गैमीट्स अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो है वो दो हैं, एक है स्पर्म, दूसरा है एग्स यानी ओवा, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लांट्स के केस में भी हम देखते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, इन गैमीट्स में जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जीन्स, भाई रुक जाओ, थम जाओ, जीन्स आने से पहले पहले चलते हैं हम प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेल की तरफ। अब बात आती है सेल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल से। जीन्स पे मत जाइए आप लोग, इतनी जल्दी मत कूदिए जीन्स पे, सबसे पहले आइए सेल पे। तो सेल क्या है? छोटा छोटा सा जो प्यारा सा सेल है, वो कहीं ना कहीं आधारभूत है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल की। Is the structural and functional unit of life, or you can say living organisms. ठीक है, तो जब हम सेल की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की। अब ये जो सेल होता है, प्यारा प्यारा सा जो सेल है, इस सेल के अंदर, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन। सिमिलरली जो सेल का जो ब्रेन होता है उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस प्यारे प्यारे से न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन में कौन पार्टिसिपेट करता है? क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है ना? याद है ना सबको? क्रोमोसोम किसमें? सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्यारा प्यारा सा डीएनए। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी हम डीएनए को भी अनफोल्ड करेंगे, यानी ये डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस डीएनए को बाइंडेड फॉर्म में रखने के लिए क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स का नाम जो है वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्टोन बोलते हैं उसे, लेकिन अगर आप ना लिखना चाहें तो भी सही है, क्योंकि भाई न्यूक्लियस तो छोटा सा है, तो डीएनए को अकोमोडेट करने के लिए उसके बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, वो बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या है? स्टोन। अभी आपके लिए इतना जानना काफी है। तो ये प्यारा प्यारा सा जो डीएनए है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं डीएनए हम जानते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है, कहीं ना कहीं ये एक पैटर्निटी टेस्टिंग में भी जो है वो इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल टेस्टिंग में भी इस्तेमाल होता है। जो डीएनए जो है वो बहुत ही एक अच्छा एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम जो है इस चीज को समझ सकते हैं। तो जब हम डीएनए की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डीएनए जो है, अब पहले अनफोल्ड करते हैं डीएनए को। ठीक है, चलिए। तो डीएनए डीएनए जैसे कि मैंने आपको बोला, डीएनए क्या है? डीऑक्सी, प्लीज नोट डाउन एवरीवन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली ये जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अभी रुक जाइए, आप थम जाइएगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों। पहले ना समझते हैं कि डीएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। तो डीएनए के कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो पहला कंपोनेंट क्या है? इसकी शुगर होती है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। पहले आप दूसरा ग्रुप लिख लीजिए, अभी मेरे को इस चीज में क्योंकि कुछ ऐड करना होगा ना, तो इसलिए डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज के अलावा इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जब हम डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनस बेसिस, अब पहले नाइट्रोजनस बेसिस को देख लेते हैं कौन से अभी हमने देखा था पुराने वाली फिगर में किस तरीके से जो नाइट्रोजनस बेसिस थे वो प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजनस बेसिस की जब हम बात करती हूँ तो नाइट्रोजनस बेसिस स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं? प्यूरिन्स। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने इसको मेंशन किया है, हालांकि आपके लिए इतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स की जब हम बात करते हैं तो प्यूरिन्स में दो होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, राइट। इसके अलावा पिरिमिडीन्स की जब हम बात करते हैं तो पिरिमिडीन्स में होता है साइटोसिन और थाइमिन।
ठीक है, इस तरीके से होता है। एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जबकि साइटोसिन, सॉरी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप होता है, इनके बीच में पेयरिंग प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने क्या क्या जाना डीएनए के बारे में, जाना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तीन इसके कंपोनेंट, शुगर, शुगर और फॉस्फेट का एक तरीके से बैकबोन होती है। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में होते हैं आपके प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स की जहां हम बात करते हैं तो एडेनिन और ग्वानिन होता है। पिरिमिडिन्स की जहां हम बात करते हैं साइटोसिन और थाइमिन होता है। एडेनिन और थाइमिन की पेयरिंग होती है जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और साइटोसिन और ग्वानिन की हम जब बात करते हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों में स्टूडेंट्स क्या होता है, इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप, बेसिकली जब न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करते हैं प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जब कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे सपोज एक ये मैं बोलती हूँ एन है, ठीक है, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, राइट, जुड़ते चले जाएंगे, तब वो क्या बना देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब वही हमारा क्या है, डीएनए है। वही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, डीएनए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट है, समझिए दोबारा, कोई खिचड़ी ना पक जाए। तो न्यूक्लियो डीऑक्सीराइबोस, कुछ पकना नहीं चाहिए, राइट, एकदम क्लियर होना चाहिए। डीऑक्सीराइबोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेसिस है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है, डीएनए है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से ये था डीएनए के बारे में। अब हमने डीएनए के बारे में तो जान लिया, अब चलते हैं हम पुराने वाले डायग्राम की तरफ। आई होप कि डीएनए वाला पार्ट आपको क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। तो डीएनए की जब हम बात करते हैं भाई, तो डीएनए जो है वो प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा जो डीएनए है, इस डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, यानी इसका जो छोटा पार्ट है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं जीन्स। अब ये छोटा पार्ट कैसे रह जाता है, बात इसको भी समझते हैं पहले कि शॉर्ट सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है, स्मॉल सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है डीएनए। तो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए जब खुद की, यानी डीएनए जब डीएनए से डीएनए की ही कॉपीज बनती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, राइट। इसके अलावा जब डीएनए से जब वो आरएनए बनता है, ये आरएनए क्या होता है स्टूडेंट्स, इमेच्योर होता है। आप इमेच्योर समझ सकते हैं इसको, यानी ये कह सकते हैं प्री स्टेट होती है, पहले की स्टेट होती है। फिर उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, यानी कुछ इसमें चेंजेस समझ सकते हैं आप, कुछ परिवर्तन आते हैं, और फिर जो है एक मेच्योर आरएनए बनता है। क्या बनता है, मेच्योर आरएनए। और यही मेच्योर आरएनए, क्योंकि नॉर्मली जो सपोज ये आरएनए है, ये आरएनए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे हुए हैं, सपोज मैंने इस तरीके से लगा। अब इन चेंजेस के दौरान क्या होता है कि ये पॉइंट्स जो है वो निकल जाते हैं, ये है, ये है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो निकल जाते हैं। अब ये इतना सा रह जाता है सब, यानी ये इसकी क्या है, एक मेच्योर फॉर्म है। ठीक है, इस मेच्योर फॉर्म बेसिकली यही क्या होते हैं, यही एक तरीके से जीन को एक्सप्रेस करते हैं। इसी वजह से क्या बोला गया, शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए का, यानी उसमें से कुछ कटाई छटाई हो रही है, तब जाकर के यही जो पार्ट है आगे प्रोटीन में बनेगा। यानी बेसिकली जो कैरेक्टर जो हमारे सामने आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा जो है यही प्रोटीन का पार्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है वो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तभी मैंने आपको बोला कि ये जो है एक स्मॉल सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट है,
उसी को हम बोलते हैं जीन। इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया आपको जीन को बताने के लिए। तो बेसिकली ये जो जीन्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो है क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा कि ये क्रोमोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन की जड़ है, सेल डिवीजन इस सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गेनेल है। तो ये जो है वो गैमीट्स पे प्रेजेंट होते हैं, और यही जो है वो फिजिकल बेसिस है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का एक आधारभूत करने वाले कौन है स्टूडेंट्स? यही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जो जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, और हम इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टर्न पे जो है वो इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्माइलिंग। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी गुड। थैंक यू।